हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप्स के बारे में सीखा और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसके साथ साथ इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके साथ साथ आज हम लोग जो हैं उसके आगे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो वो टोटल 5 होते हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3 तरह के वाक्यों के बारे में सीख लिया था। आज जो है ये सेंटेंस का अंतिम वीडियो रहेगा और इसमें 2 जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस बचे हुए हैं आज हम लोग उसे देखने वाले हैं। तो देखते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, और अगर कहीं पर वाक्य में लिखा हुआ दिख जाए तो हम कैसे जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। फ्रेंड्स, इसे हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? These sentence express feeling of surprise, anger, joy, hate, sorrow and grief is called an exclamatory sentence। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि डिफिनेशन से पता चल रहा है कि दीज सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो व्यक्त करते हैं किन किन चीज़ों को? फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एंगर, जॉय, हेट, सैरो एंड ग्रीफ। फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटोरी वाक्य जो होता है ये निम्न चीज़ों को जो है एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, और वो शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? जैसे एंगर से संबंधित, मीन्स क्रोध से संबंधित, जॉय हर्ष का अगर कोई विषय है, ग्रीफ या सैरो दुख का विषय है, या कोई जो है क्या कहते हैं नफरत का विषय है। अगर इन सब चीज़ों से संबंधित किन्हीं वाक्यों को हम अगर किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, तो इस प्रकार के वाक्य को जो है हम लोग एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, हम एक्सक्लामेटोरी वाक्य को किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कोई 2 मित्र एक दूसरे से मिलता है और मिलने के बाद वो अपने अपने घर जाते हैं और पता चलता है दूसरा वाला मित्र जो है रास्ते से जा रहा होगा और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और पहला वाला मित्र जब सुनता है तो सुनने के बाद उसके बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजिंग आएगी फ्रेंड्स? और जब जैसे वो सुनेगा वो एकदम झटका खाएगा, अचंभित हो जाएगा, उसे एक शौक लगेगा कि अभी अभी जस्ट हम लोग मिले थे और अचानक से जो है एक्सीडेंट हुआ और सपोज उसकी डेथ भी हो गई। तब उस बॉडी स्ट्रक्चर का जो रिएक्शन होगा वो बड़ा अजीब होगा और वो एकदम विचित्र होगा और एकदम यूनिक होगा। या फ्रेंड्स, दुख के अलावा अगर कोई हर्ष का विषय हो, खुशी का विषय हो, सुख का विषय हो, तब भी हम लोग जो है अपने बॉडी लैंग्वेज में
परिवर्तन कर देते हैं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई अचानक न्यूज़ हमारे कान पे सुनाई दे या कोई अटेंडम में अचानक से कोई दृश्य देखा जाए जो एकदम विचित्र हो, यूनिक हो, और फिर जब ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद, ऐसे दृश्य को देखने के बाद जो भी हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी हमारे मन से बातें उत्पन्न होती हैं या व्यक्त करते हैं, इन प्रकार के बातों को, इस प्रकार के जो सेंटेंस बोले जाते हैं, इसको हम जो है एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत रखते हैं। कोई भी घटना हो, अचानक घट जाए, उसे देखने के बाद जो भी हम कुछ बोलते हैं वो एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत आता है। कोई ऐसा हर्ष का विषय जो ना होते होते हो जाए, तो वो भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत। सपोज हारते हुए मैच को जीत जाना, हारते हुए मैच को अगर कोई टीम जीत जाती है तो उस टाइम जो भी हम बात बोलते हैं, जो भी हमारे मुंह से बातें निकलती हैं, ऐसे प्रकार के वाक्यों को हम जो है एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत रखते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे। तो दीज सेंटेंस एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ सरप्राइज, कोई आश्चर्यचकित की बात हो उसे व्यक्त करता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। क्रोध की बात हो, हर्ष की बात हो, या नफरत की बात हो, दुख या मुसीबत की बात हो, इन सब शब्दों से संबंधित, जो भी इन शब्दों से संबंधित विषय होगा, अगर इनसे संबंधित हम कुछ वाक्य बोलते हैं या बात करते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम जो है एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत रखते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं इन सब चीज़ों का प्रयोग एक्सक्लामेटोरी में कैसे और किस प्रकार से किया जाता है। हम लोगों को याद रखनी होगी वो क्या है कि वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और ये हमेशा एक्सक्लेमेटोरी वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है और कुछ शब्दों के बाद भी प्रयोग किया जाता है जो कि सेंटेंस से पहले करते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है इस एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस की? अगर मान लीजिए जॉय का मतलब होता है हर्ष, हर्ष का विषय हो, हर्ष का विषय, यदि हर्ष का विषय है, विषय के लिए हुरा, प्रेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्रशंसा, प्रशंसा का विषय। जॉय का विषय के लिए जॉय के विषय के लिए हुरा, प्रशंसा के विषय के लिए बेल्डन या ब्रेवो, प्रशंसा के लिए बेल्डन या ब्रेवो, दुख ग्रीफ के विषय के लिए दुख या ग्रीफ के विषय के लिए एलस का प्रयोग, तथा संबोधन एड्रेस से संबंधित विषय के लिए हेलो का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है और अगर उस सेंटेंस में इन शब्दों से संबंधित कुछ बातें बताई जा रही है, और क्या बातें बताई जाए, जैसे कोई सुख का विषय हो, हर्ष का विषय हो, तो जब भी हम एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को शुरू करेंगे और अगर वो हर्ष का विषय होता है तो उस एक्सक्लेमेटोरी वाक्य की शुरुआत हम हमेशा हुरा से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेंटेंस सुख से संबंधित है, हर्ष से संबंधित है, तो उस वाक्य की शुरुआत हमेशा हुरा से की जाएगी, क्योंकि ये हुरा जो है, ये हुरा ये बताता है कि इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो हर्ष से संबंधित है, अर्थात हर्ष का विषय है। और इस हुरा के तुरंत बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाएगा और उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। फिर से मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कोई बात हर्ष से संबंधित है, हैप्पीनेस से संबंधित है, खुशी से संबंधित है, तो उस वाक्य की शुरुआत सदैव हुरा से होगी। और हुरा हमें जो है हर्ष के विषय को बताता है, हर्ष से संबंधित बातों को बताता है, और इस हुरा के तुरंत बाद जो है इस सिंबल को प्रयोग करेंगे, अर्थात साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे, और उस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अगर वाक्य में प्रशंसा का विषय, किसी की तारीफ से संबंधित बातें हो, बढ़ाई से संबंधित बातें हो, या प्रशंसा या अप्रिसिएट से संबंधित बात हो, तो हम उस वाक्य की शुरुआत वेल डन या ब्रेवो से करते हैं। वेल डन या ब्रेवो से करेंगे कब? जब वो बात जो है प्रशंसा से संबंधित हो, एप्रिसिएट से संबंधित हो, तो उस वाक्य की शुरुआत या तो वेल डन या तो ब्रेवो से करेंगे, और इन दोनों शब्दों के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे और अंत में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए वो सेंटेंस दुख या ग्रिफ से संबंधित हो, दुख या ग्रिफ मतलब कहने का शोक का विषय हो, तो तब उस वाक्य की शुरुआत हम एलस से करेंगे। किससे करेंगे? एलस, ALAS, और उसके तुरंत बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग इन शब्दों के तुरंत बाद हो जाएगा, तो अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दुख का विषय होगा तो वाक्य की शुरुआत एलस से करेंगे, और एलस के बाद आने वाला जो वाक्य होगा वो दुख से संबंधित होगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए एड्रेस या किसी चीज़ का संबोधन करना हो, तो हम उस वाक्य की शुरुआत सदैव हेलो से करते हैं, और हेलो के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, और उस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वाक्य में हर्ष का विषय हो तो वाक्य की शुरुआत हुरा से करेंगे, और हुरा के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। अगर बात प्रेज का हो, प्रशंसा का हो, अप्रिसिएट का हो, तो उस वाक्य की शुरुआत हम प्रेज अर्थात वेल डन या ब्रेवो से करेंगे, और इन दोनों शब्दों के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए बात कोई दुख से संबंधित हो, दुख का विषय हो, तो उस वाक्य की शुरुआत एलस से करेंगे, और एलस के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होगा, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। और अगर बात संबोधन से संबंधित हो, एड्रेस से संबंधित हो, तो उस वाक्य की शुरुआत हेलो से करेंगे, और हेलो के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होगा, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। आई थिंक आप सबको ये डाउट क्लियर हो गया। और इस प्रकार के सेंटेंस को जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहेंगे। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया, और कुछ अब जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हुरा, हुरा, माई
ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका। हुरा। अब फ्रेंड्स वाक्य के शुरू में ही हुरा आ गया, तो इसका मतलब इसके बाद आने वाला जो भी सेंटेंस होगा वो हर्ष का विषय होगा, हर्ष से संबंधित होगा। तो देखते हैं, हुरा माय ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है। तो ये हर्ष का विषय है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, हुरा लग गया। अब देखते हैं एलस। और फ्रेंड्स इन शब्दों के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा और अंत में फुल स्टॉप लगेगा। अब यहाँ चूंकि एलस आ गया तो ये दुख या ग्रीफ का विषय है, तो इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो दुख का विषय बताएगा। जैसे एलस माई फ्रेंड फेल्ड द एग्जामिनेशन। माई फ्रेंड फेल्ड द एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये हुआ मेरा मित्र जो है एग्जाम में फेल हो गया। तो ये दुख का बात है, ये दुख का विषय है, इसलिए यहाँ पर एलस लगा और इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें उस दुख का एक्सप्रेशन होगा, अर्थात उस दुख को व्यक्त किया जाएगा। और देखते हैं ब्रेवो यू ऑल ऑन द क्रिकेट मैच। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई टीम है वो हार रही होती होगी और अचानक से ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि वो मैच जीत गई, और यहाँ पर वो विषय किसका बन गया, प्रशंसा का, अप्रिसिएशन का। इसीलिए इस वाक्य की शुरुआत हम ब्रेवो से कर रहे हैं और ब्रेवो के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और यू ऑल ऑन द क्रिकेट मैच, इट मीन्स टू से आप सब ने मैच को जीत लिया। तो अंत में फुल स्टॉप लगेगा, बट ये अप्रिसिएशन की बात है, इसलिए वाक्य के पहले सबसे ब्रेवो लगेगा और ब्रेवो को तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। और देखते हैं जैसे हेलो आई एम रवि। हेलो आई एम रवि। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हेलो है, संबोधन किया जा रहा है, मैं रवि हूँ। तो अब जब संबोधन की बात होगी तो हेलो से हम उस वाक्य की शुरुआत करेंगे और हेलो के तुरंत बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा और फिर उसके बाद जो भी विषय संबोधन से होगा उसे हम एक्सप्रेशन के रूप में व्यक्त कर देंगे। आई थिंक हर शब्दों का मतलब आप सबको समझ में आ गया, और इस प्रकार से अगर सेंटेंस कहीं पर लिखा है तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को हम कहाँ लेके जाएंगे, एक्सक्लेमेटोरी के अंतर्गत जो है इसे हम लेके जाएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कह सकते हैं। अब इसमें और एक डाउट है, उसे हम लोग देखते हैं, व्हाट और हाउ दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों का प्रयोग एक्सक्लेमेटोरी में किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट, हाउ। व्हाट वर्सेज हाउ, इन दोनों का सबसे पहले अगर देखा जाए, बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, बट अगर जब हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में करेंगे तो ना तो व्हाट की हिंदी क्या होगी और ना तो हाउ की हिंदी कैसे होगी। इन दोनों शब्दों की हिंदी कितना या कितनी होगी, कितना, कितनी या कितने। तो इन दोनों की हिंदी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कितना या कितनी। कहाँ पर, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में। अब चूंकि दोनों का मतलब सेम है, व्हाट का मतलब भी कितना या कितनी, हाउ का मतलब भी कितना या कितनी, बट दोनों में फर्क होता है।
दोनों का यूज, दोनों का प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, बट वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटोरी का ही होगा। लेकिन हम दोनों का प्रयोग व्हाट और हाउ का कितना और कितनी के अर्थ में अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, बट वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटोरी का ही होगा। और हम कहाँ पर व्हाट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हाउ का प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हिंदी वाक्य में, यदि हिंदी वाक्य में कितना, कितनी के बाद एडजेक्टिव आया हो और उसके बाद एक नाउन का प्रयोग हुआ हो, तो कितना, कितनी के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। और यदि एडजेक्टिव के बाद कुछ भी ना आया हो, तो कितना, कितनी के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेंटेंस है और अगर वो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है और वो हिंदी का वाक्य है, तो अगर उसमें कितना या कितनी आया हो और कितना या कितनी के तुरंत बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो और उस एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर एक नाउन आया हो, तो उस कितना या कितने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। और अगर कितना या कितनी के बाद एक एडजेक्टिव आया हो और एडजेक्टिव के बाद कुछ भी ना आया हो, अर्थात कोई नाउन ना आया हो, तो हम वहाँ पर कितना या कितनी के लिए हाउ का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग देखते हैं 2, 4, 10 जो है उदाहरण, और उससे जो है व्हाट और हाउ में डिफरेंस आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। और आई थिंक ये जो मैंने लिखा है आप सबको ये भी समझ में आ गया, इससे भी डाउट क्लियर हो गया कि व्हाट का प्रयोग हम एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में करेंगे कितना या कितनी के अर्थ में, जबकि हाउ का प्रयोग हम कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव ही हो, उसके बाद कोई नाउन ना हो, तब हम जो है हाउ का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कुछ उदाहरण। तुम कितने चतुर लड़के हो, तुम कितने चतुर लड़के हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना, कितनी या कितने के बाद एक एडजेक्टिव आया है और इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आ गया। सबसे पहले कितना या कितनी, उसके बाद एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर कितना या कितनी के लिए हम लोग जो है व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कैसे ट्रांसलेशन होगा, व्हाट ए चतुर लड़का, ए क्लेवर, वाई यू आर। व्हाट क्लेवर वाई यू आर, तुम कितने चतुर लड़के हो।
तो यहाँ पर कितना कितनी के लिए क्या लग जाएगा, वाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आया है। लेकिन सोचिए अगर मान लीजिए तुम कितने चतुर लड़के हो, यहाँ पर नाउन ना आया होता, जैसे ऐसे होता तुम कितने चतुर हो। फ्रेंड्स यहाँ पर कितना कितनी के बाद एक एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, तो यहाँ पर कितना कितनी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे। कैसे? हाउ अ क्लेवर यू आर, हाउ अ क्लेवर यू आर, तुम कितने चतुर हो। आई थिंक समझ में आ गया। कुछ और उदाहरण देखते हैं। तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो। तो फ्रेंड्स यहाँ कितना कितनी के बाद मूर्ख एक एडजेक्टिव है और इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, तो यहाँ पर कितना कितनी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे। तो हाउ फूलिश या फूल, सॉरी, हाउ फूल यू आर। और लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए यहीं पर कुछ अलग तरीके से होता, एक नाउन को भी हम अगर रख देते, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, तो फ्रेंड्स क्या हो जाता, वाट आ फूल बॉय यू आर, सॉरी, वाट ए फूल बॉय यू आर, तुम कितने मूर्ख लड़के हो। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये समझ में आ गया, वाट का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, कितना कितनी के अर्थ में, और हाउ का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, कितना और कितनी के अर्थ में। और आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। कितना सुंदर बारिश है, कितना सुंदर बारिश है। तो यहाँ फ्रेंड्स कितना कितनी के बाद सुंदर एक एडजेक्टिव और इसके तुरंत बाद एक नाउन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट आ ब्यूटीफुल रैन इज, वाट अ ब्यूटीफुल रैन इज, कितना सुंदर बारिश है। कितना सुंदर घर है। फ्रेंड्स यहाँ ब्यूटीफुल अर्थात एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन, तो यहाँ कितना कितने के लिए क्या लगेगा, वाट ए ब्यूटीफुल हाउस इज, वाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज। कितना बुद्धिमान, सॉरी, तुम कितना बुद्धिमान हो, तुम कितना बुद्धिमान हो। तो फ्रेंड्स यहाँ कितना कितनी के बाद बुद्धिमान एक एडजेक्टिव है और इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, तो यहाँ पर कितना कितनी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हाउ प्रयोग करेंगे। तो हाउ एन इंटेलिजेंट यू आर, हाउ एन इंटेलिजेंट यू आर, इट मीन्स टू से तुम कितने बुद्धिमान हो या तुम कितना बुद्धिमान हो। आई होप आप सबको आसानी से समझ में आ गया कि वाट का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, कितना और कितनी के अर्थ में, और हाउ का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कितना और कितनी के अर्थ में। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, इसमें जितने भी डाउट थे आई थिंक क्लियर हो गया। और अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अंतिम टाइप के बारे में, और उस टाइप का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इसकी परिभाषा क्या है? दीज सेंटेंस shows that bless, wish and curse is called an optative sentence। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। दीज सेंटेंस सोच एक्सप्रेस करता है दैट ब्लेस आशीर्वाद को, विश इच्छा को, एंड कर्स श्राप को। जब भी कुछ इस प्रकार के सेंटेंस दिखें जिसमें किसी को आशीर्वाद दिया जाए, किसी को श्राप दिया जाए, किसी को विश किया जाए, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक वाक्य। फ्रेंड्स, इच्छा सूचक वाक्य का मतलब क्या हुआ? इच्छा सूचक वाक्य का मतलब ये हुआ कि हम सामने वाले के प्रति जो भी हमारे मन में है, हम उन इच्छाओं को सामने वाले के प्रति व्यक्त करें। उनके प्रति क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या सोच है, क्या इच्छा है, जो भी हो, जब हम सामने वाले के बारे में अपने मन से अपनी इच्छा को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं, तो जो भी वाक्य हम बोलते हैं या प्रकट करते हैं, इस प्रकार के वाक्य को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी हम लोग वाक्य प्रकट करते हैं वो या तो आशीर्वाद से संबंधित होगा, या तो श्राप से संबंधित होगा, या फिर किसी अभिवादन या विश से संबंधित होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जो है हम लोग ऑप्टेटिव के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, और कुछ देखते हैं इसमें कैसे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो पहला कंडीशन ये है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं, अंत में करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस सदैव में से शुरू होता है, में से शुरू होता है। बहुत सिंपल सी पहचान है फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा में से शुरू होता है, जिसका वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। में का वास्तव में कुछ भी यहाँ पे अर्थ नहीं होगा, सिर्फ में जो है सिर्फ ये बताता है कि ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस सदैव में से शुरू होगा, और में का वास्तव में यहाँ पर कुछ भी अर्थ नहीं माना जाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर माना जाता है वो कुछ इस प्रकार से है, में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। V1 में सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? में को लिखेंगे, फिर एक सब्जेक्ट आया होगा उसे लिखेंगे, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगा, और फिर इसके अलावा जो कुछ बचेगा उसे जो है हम लोग अंत में लिखेंगे। तो ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर माना जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और कंडीशन है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब हिंदी का वाक्य बोलते हैं मुंह से, तो कभी कभी ईश्वर करे, भगवान करे, कुछ इस तरह से हम जो है वाक्य की शुरुआत करते हैं या वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कंडीशन है, अगर मान लीजिए वाक्य को हम ईश्वर करें,
कुछ इस तरह से अगर हम प्रयोग करते हैं या शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर जो है ईश्वर करे, अर्थात इसके लिए हम गॉड का प्रयोग वाक्य में नहीं करते हैं। बट अगर अकेले ईश्वर आ जाए, भगवान आ जाए, सिर्फ भगवान शब्द आ जाए या ईश्वर शब्द आ जाए बट इसके बाद करे ना आए, जैसे भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें पास कर दे, या अगर इस तरह से आता है तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट गॉड को माना जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ आ जाए, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो यहाँ पर ईश्वर करे ये सब्जेक्ट नहीं होगा और ना ही इसके लिए हम लोग जो है गॉड का प्रयोग करेंगे। मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ और फिर उसके माध्यम से जो है हम लोग आसानी से इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ लिख करके कि ईश्वर करे और ईश्वर इन दोनों में फर्क क्या है। यदि वाक्य के शुरू में ईश्वर करे या भगवान करे आए तो अंग्रेजी में इसका कुछ भी अर्थ नहीं लिखेंगे और ना ही यह सब्जेक्ट माना जाएगा। जबकि ईश्वर या भगवान शब्द अकेले आए तो इन्हें ही हम सब्जेक्ट मानते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो है कोई वाक्य हो और वाक्य के शुरू में ईश्वर करे या भगवान करे, अगर इससे वाक्य की शुरुआत हो रही है तो इसका जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके लिए हम कोई भी वास्तविक अर्थ नहीं लिखेंगे, अर्थात गॉड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, ये वैसे ही प्रयोग किया जाएगा, बस इसका कोई वास्तविक अर्थ इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर अकेले ईश्वर आ जाए या भगवान आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, ना ही यह सब्जेक्ट माना जाएगा, जबकि ईश्वर या भगवान शब्द अकेले आए तो इन्हें ही हम क्या मानते हैं, इन्हें ही हम जो है सब्जेक्ट मान करके चलते हैं। और इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से जो है हम लोग आसानी से इस प्रकार के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर के तुरंत बाद करे शब्द नहीं आया, तो यहाँ इस प्रकार के वाक्य में ईश्वर ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हम लोगों ने देखा था, में, फिर सब्जेक्ट क्या है, गॉड। मे गॉड, यहाँ पर इसे हम हटा देते हैं, मे गॉड अब आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, यहाँ यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
और फिर प्लस अदर वर्ड। ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर होगा। मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहाँ पर मे की जगह पे आ गया, गॉड हमारा सब्जेक्ट है, ब्लेस हमारा V1 है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर अदर वर्ड कुछ भी नहीं प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कुछ इस तरह से करेंगे। अगर ईश्वर अकेले आया है तो हम उसके लिए अर्थात ईश्वर को ही हम लोग सब्जेक्ट मान के चलेंगे, और यदि ईश्वर करे आ गया तो फिर हम उसे कुछ भी नहीं समझेंगे, अर्थात उसे हम जो है सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। फिर देखेंगे कि उसमें और कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे, मदद करे। फ्रेंड्स यहाँ अकेले ईश्वर आया है तो सबसे पहले मैं, ईश्वर ही गॉड है अर्थात सब्जेक्ट है, मे गॉड, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, मे गॉड हेल्प यू। तो ये क्या हो जाएगा, ईश्वर आपकी मदद करे, इट मीन्स मे गॉड हेल्प यू। और कुछ उदाहरण देखते हैं, ईश्वर आपको बचाए, ईश्वर आपको बचाए। क्या हो जाएगा, मे गॉड सेव यू। फ्रेंड्स यहाँ गॉड ही सब्जेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ईश्वर करे नहीं आया, अकेले ईश्वर आया है। अब देखते हैं ईश्वर करे, भगवान करे, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो उसमें सब्जेक्ट क्या माना जाएगा। जैसे ईश्वर करे तुम, ईश्वर करे तुम दीर्घ आयु हो, दीर्घ आयु हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ईश्वर करे, यहाँ पर क्या आ गया, ईश्वर करे, लेकिन यहाँ पर इसकी इंग्लिश कुछ भी नहीं लिखी जाएगी और ना ही इसे हम जो है सब्जेक्ट मान के चलेंगे। यहाँ पर मे से शुरू तो होगा लेकिन यहाँ पर ईश्वर करे सब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी शब्द आया होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, अर्थात ईश्वर करे के बाद जो भी शब्द होगा वही हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दैट मीन्स ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घ आयु हो। और देखते हैं, ईश्वर करे आप पास हो जाओ, पास हो जाओ। ईश्वर करे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे यू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ईश्वर करे आप एग्जाम में पास हो जाओ या आप जो है परीक्षा में पास हो जाओ। तो यहाँ पर ईश्वर करे सब्जेक्ट ना हो करके इसके तुरंत बाद जो है वो सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर के बाद करे शब्द लग गया, और अगर ईश्वर के बाद करे शब्द आ गया तो उसका कुछ भी हम जो है इंग्लिश में अर्थ नहीं लिखते। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। कुछ और 2-3 उदाहरण देखते हैं। भगवान करें, भगवान करें तुम स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में जाओ। मे यू गो टू हेवन, मे यू गो टू हेवन। ईश्वर करे, ईश्वर करे, ईश्वर करे तुम, ईश्वर करे तुम ईश्वर करे
ईश्वर करे तुम खुश रहो। मे यू बी हैप्पी। मे यू बी हैप्पी। मे यू बी हैप्पी। ईश्वर करे तुम खुश रहो। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। शांति मिले। मे हिज soul रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह के जो है सेंटेंस ऑप्टेटिव के बनते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस से संबंधित जो भी डाउट थे आज आप सबका जो है क्लियर हो गया। और यहीं पर जो है हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस और प्लस सेंटेंस की जो बेसिक क्लास थी यहीं पर समाप्त होती है। और जितना भी डाउट था मैंने प्रयास किया उस डाउट को क्लियर करने की। और इसके बाद जो है हम लोग जो है रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस को सीखेंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से क्लास 10th में यूपी बोर्ड के अंतर्गत। और हर बार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी जो है 100% चांसेस बनेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस से प्रश्न पूछने का। तो आज हमारा ये बेसिक सेंटेंस का जो है क्लास समाप्त होता है और अगली वीडियो में हम लोग जो है रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस को देखेंगे और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।